तो अभी जो अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं उसका नाम है AS 11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, the effect of change in foreign exchange rate. ठीक है बेटा, ये काउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसका नाम है AS 11। क्या नाम है इसका? है AS 11। ठीक है, अब मैंने बोला यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि AS 1 AS 2 से लिंक है, 2 3 से लिंक है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इससे कोई प्रॉब्लम आई वैसे वैसे उन्होंने AS बनाए, एकदम सिंपल फंडा है। ठीक है, तो उनको समझ में आया, उनके सामने एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है पता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट की। किसकी प्रॉब्लम आ गई? अब इसके लिए हमको पहले कुछ वर्ड समझने पड़ेंगे। पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जिस कंट्री में रहते हैं वो कंट्री कौन सी है, पहले बताओ। वेरी गुड, बहुत होशियार तुम लोग। किस कंट्री में हम रहते हैं? इंडिया। तो हम जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो कौन सी करेंसी में बनाएंगे? रुपीस। हम इसको प्यार से बोलेंगे इंडियन रुपीस। क्या बोलेंगे इसको प्यार से? कि नेपाल में भी रुपीस चलता है बट वो नेपाली रुपीस होता है, राइट? तो हम बोलेंगे इंडियन रुपीस। तो हम जो करेंसी यूज करते हैं उसे बोलते हैं इंडियन रुपीस। क्या बोलते हैं उसको? बराबर है। तो हमको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडियन रुपीस में बनाने चाहिए क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हम लोगों को यही समझ में आता है, रुपीस ही समझ में आता है। तो अगर मैं इंडिया में ही बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सब किस में होंगे? इंडियन रुपीस में होंगे। बट आप मुझे बताइए, क्या हम सिर्फ इंडिया में ही ट्रांजेक्शन करेंगे, बिजनेस करेंगे, कि हम फॉरेन में भी कर सकते हैं? ऐसा कोई बोलते ना रेस्ट्रिक्शन तो नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही करना है। पहले से फॉरेन करेंसी में तो चला आ रहा है बिजनेस, वास्को डी गामा, बराबर ना? उस टाइम से चला आ रहा, अंग्रेज आए थे, वो थे। पर तब क्या था, तब करेंसी इतनी नहीं चलती, तब वो लोग सोना वोना गोल्ड गोल्ड के चले आते थे अपने इधर से। अब तो क्या करेंसी चलती है, सीधी बात है। तो अगर मान लो आज मुझे बैठ के यूएसए में कोई डील करनी है, क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? पहले तो थोड़ा और मुश्किल भी था, बट जैसे ये अब से जो ऑनलाइन वाला सिस्टम आया है, नेट बैंकिंग आई है और अमेजोन वाला सिस्टम आया है, बराबर ना? ट्रेवलिंग सस्ता हो गया है, अब फॉरेन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 50-60 हजार रुपए दो, आप फॉरेन में जाके आ सकते हो बड़ी आराम से, जाके भी आ सकते हो, बराबर ना? तो क्या हम फॉरेन में जाके कुछ सामान लेके आ सकते? नहीं आ सकते? आ सकते। तो जब मैं फॉरेन में कोई ट्रांजेक्शन करूंगा तो वो ट्रांजेक्शन इंडियन रुपीस में होगा कि फॉरेन करेंसी में होगा? जैसे मैं ट्रम्प के पास चला गया और कुछ सामान लेता हूं, तो ट्रम्प क्या इंडियन रुपीस लेगा कि डॉलर लेगा? क्या बोला, समझ में आया? किम जोंग के पास चला गया तो कौन सी करेंसी लेगा? कोरियन करेंसी लेगा, जो भी उसकी है। उसको रुपीस में कोई मतलब नहीं है। उसका बोले ये ले गांधी 500 रुपए का नोट, बोले ये कौन है? हु इज दिस चकलू? ऐसे ही बोलेगा। क्या बोला, समझ में आया? तो अब मुझे बताइए, जब मेरा ट्रांजेक्शन होगा तो क्या इंडियन करेंसी में होगा कि फॉरेन करेंसी में होगा? फॉरेन करेंसी में। पर जब मैं रिकॉर्डिंग करूंगा तो क्या मुझे फॉरेन करेंसी में करना है, इंडियन रुपीस में करना है? अच्छा, तो क्या जो कन्वर्ट करने की रेट होती होगी क्या वो सेम रहती होगी कि फ्लक्चुएट होती होगी? क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है? तो मान लो मैंने $1 का बिजनेस किया। कितने डॉलर का बिजनेस किया? तब उसको $1 का बिजनेस किया, ठीक है। $1 में मैंने कोई सामान ले लिया, मान लो ये पानी की बोतल ले ली, सपोज ये $1 की है, ठीक है। अब जब मैंने डील की थी तब प्राइस था $1 इक्वल टू 90 रुपया। तो मेरी बुक्स में मैंने एंट्री पास की होगी 90 से। बट जब मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मान लो कुछ दिन के बाद में पेमेंट कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, ये आज की रेट होगी $1 इक्वल टू 100 रुपीज मान लेते हैं। 96 पे तो पहुंच ही गया, तो कुछ महीने में 100 पे भी आ जाएगा, डोंट वरी। तब मुझे बताओ 10 रुपए का मुझे नुकसान हुआ कि नहीं हुआ?
कि जब मैंने बोतल ली तब 90 रुपए का रेट था और जब मैं पेमेंट करा तो 100 रुपए का रेट है, कितना नुकसान हो गया पर डॉलर। और मैंने मान लेते हैं सिंपल के लिए $1 का अपना बिजनेस किया है, तो अब मुझे बताओ 10 रुपए का नुकसान हुआ। इस आपको क्या लगता है इस नुकसान को कहाँ पे दिखाना चाहिए? क्या मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना चाहिए कि बोतल की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए कि मान लो इस बोतल का बेनिफिट मुझे 5 साल में मिल रहा है तो मुझे इसको 5 साल में डिवाइड करना चाहिए? अब जिसको पूछूंगा वो आंसर देगा, ठीक है? क्या लगता है बेटा? बोतल की कॉस्ट में ऐड कर लो, क्या लगता है? केरल में डाल दो। मैंने सिर्फ 2 लोगों से पूछा और मुझे कितने आंसर मिल गए? 2। अब समझो दोनों के सेम बिजनेस है, मान लेते हैं इसका बैलेंस शीट बन रहा है, इसका बैलेंस शीट बन रहा है, इसका भी पीएनएल बन रहा है, इसका भी पीएनएल बन रहा है, बराबर है। अब ये भाई साहब पीएनएल में नहीं डाल रहे, ये बोतल की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं लॉस को, बराबर है। तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस में वो लॉस नहीं आया, जबकि इसने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला तो इसके प्रॉफिट लॉस में वो लॉस आ गया। तो इसका सेल 100 रुपए हुआ, इसका भी सेल 100 रुपए हुआ, बट इसका लॉस 10 रुपए आ गया, तो इसका प्रॉफिट 90 रुपए, बट इसका प्रॉफिट 100 रुपए। अब मान लो ये करोड़ में है, 90 करोड़ 100 करोड़ है। अब मुझे बताओ इसका प्रॉफिट 90 करोड़ दिख रहा है, उसका प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 100 करोड़। जबकि दोनों ने बिजनेस एक्यूरेट सेम किया, दोनों ने सेम टाइप की बोतल ली, दोनों ने सब चीज सेम की, बट दोनों के आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो फिर एक ही चीज के 2 आंसर आएंगे तो क्या हमको जो अकाउंट्स है उस पर बिलीव रहेगा कि हट जाएगा? क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? अब मान लो मैं शार्क टैंक इंडिया का शांक हूँ, मैं करोड़पति हूँ, बराबर है ना? हाँ, मान लो मैं नमिता थापर हूँ, बराबर ना? तो आई एम इंटरेस्टेड, हर बार क्या बोलती है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इस बार आई एम इंटरेस्टेड। अब मुझे बताओ, आप बताओ कि मैं किस में इन्वेस्ट करूंगा, इसमें कि इसमें? इसमें, क्योंकि इसका प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 100 करोड़, बराबर ना? अब लॉजिकली बताइए क्या मैंने सही डिसीजन लेके गलत लिया? गलत। मान लेते हैं कि इसका सेल है ना 100 भी नहीं, इसका सेल 101 करोड़ हुआ होगा, मान लेते हैं, बराबर है। तो इसका सेल 100 करोड़ नहीं, कितना हुआ होगा? 101 करोड़। तो इसका प्रॉफिट हो गया 91 करोड़, बराबर है। और इसका प्रॉफिट उतना ही है, 100 करोड़ ही है। तो लॉजिकली तो सेल इसने ज्यादा किया था, बट मैं इन्वेस्ट इसमें कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रॉफिट इसका ज्यादा दिख रहा है, जबकि वो प्रॉफिट ज्यादा है नहीं, प्रॉफिट तो उतना ही है, सिर्फ वो एक्सचेंज गेन लॉस की वजह से गड़बड़ हो गया है। तो आप मुझे बताइए क्या जो मैं डिसीजन लूंगा वो राइट लूंगा कि लॉन्ग लूंगा? रॉन्ग। तो कहाँ रही आपकी ट्रांसपेरेंसी, कहाँ रही कंपेरिजन, कहाँ पे रहा? सब गड़बड़ हो गया है तो मामला, तो फिर तो अकाउंट्स में लोग बिलीव ही नहीं करेंगे। तो क्या ये आपको एक प्रॉब्लम लगती है कि नहीं लगती है? मुझे पता लगती है। अच्छा जैसे इसका भी सेम रूल है, तो इसने क्या किया, उस 10 करोड़ के लॉस को है ना 5 साल में बुक कर लिया, बराबर ना? इसको बोले ये बोतल 5 साल चलेगी, तो इसने क्या किया, 10 साल के लॉस को कितने साल बुक कर लिया? 5 साल में। तो इसने 2 लॉस बुक किया, बट सिर्फ 2 ही किया। ये बोल रहा था लॉस बुक नहीं किया, ये बोल रहा था किया, इसने भी किया, बट अब इसका प्रॉफिट ज्यादा आ गया। मान लेते इसने 100 करोड़ का बिजनेस किया, बट क्योंकि इसका लॉस सिर्फ 2 आया तो इसका प्रॉफिट कितना आया? 98 करोड़। कितना आ गया? अब मुझे इसकी बुक्स में फॉरेन एक्सचेंज लॉस भी दिख रहा है, इसकी बुक्स में भी फॉरेन एक्सचेंज लॉस दिख रहा है, बट इसका 10 करोड़ दिख रहा है, इसका 2 करोड़ दिख रहा है। एक और है, उसने बोला मैं तो अभी लॉस बुक ही नहीं करूंगी, मैं तो जब बेचूंगी बोतल को तब बुक करूंगी, तो अभी मुझे करना ही नहीं है, मेरी मर्जी। तो वो अलग ही चल रही है, बोला मैं नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? बोला सब बोतल तो बेची नहीं है, जब बेचेंगे तब करेंगे, मेरा लॉजिक मेरे कहाँ लिखा हुआ नहीं कर सकते? ये बताओ आप। लुक्का पास्योली ने बताया था कुछ नहीं, वो तो चले गए डबल एंटी सिस्टम बता के, उसने तो बताया ही नहीं। क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? तो क्या ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अब इसका सॉल्यूशन कौन देगा? AS11। अब ये चीज रियल में हुई होगी जब 2-3 कंपनी ने ऐसा किया होगा, किसी ने कुछ दिखाया होगा, किसी ने कुछ दिखाया होगा, फिर ऑडिटर आया होगा, उसने बोला ये क्या चल रहा है, तो बोला सर मुझे ये सही लगा मैंने कर दिया। बोला नहीं गलत है, बोला कहाँ लिखा हुआ गलत है? बोला ये तो लिखा ही नहीं है। तो सर जब लिखा नहीं तो मेरी मर्जी, बराबर ना? भाई अभी समझो, हाँ नॉनवेज कौन खाता है? हाँ, लक्ष्मी नॉनवेज खाती है, ठीक है, अरशद भी नॉनवेज खाता है। अरशद तू नॉनवेज खाता है, बराबर है, तूने एक हत्या की है, तो तुझे जेल में डालना चाहिए, क्या लगता है?
डाल दी जेल में। यस, देखो आंसर रेडी बैठा है। कहाँ लिखा है सर? क्या बोला, समझ में आया? तो अभी मान लो चिकन था, खा लिया, बस खा लिया, नहीं लिखा हुआ लॉ में, तुमने खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? बट अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल शेर को मार के खाना है, खा सकता है? नहीं, मान लो मैं लेके आता हूँ शेर को, मैं शेर को लेके आता हूँ मारा हुआ, तुझे खाना है, सुन तो सही, तेरा वीडियो उतारूंगा बस, और तू बोलना हाँ मैं शेर को खा रहा हूँ। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि शेर को मारना एक क्राइम है, और उसको खाना तो और बड़ा क्राइम है। तो अगर आपका वीडियो तो आप सीधे जेल में जाओगे। तो चिकन को खाने में नहीं जा रहे, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं कि चिकन को खाना क्राइम है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो बस यही स्टोरी थी कि अभी मैं तुमको पूछ चिकन क्यों खा रहे हो, सर मेरी मर्जी, मुझे सही लगा मैंने खा दिया, आप कौन होते बोलने वाले? सही बात है ना उसमें, तुझे अच्छा लगा तूने खा लिया, कहाँ लिखा हुआ नहीं खा सकते, सिर्फ आप ये बताओ। तो वैसे इनसे पूछा तो बोला मेरी मर्जी, मुझे लगा सही तो मैंने बुक कर लिया, कहाँ लिखा हुआ नहीं कर सकते। अब ऐसे लोगों ने मजे लिए, अब मजे लिए तो फिर गवर्नमेंट बोली भैया ये मजे चलने चाहिए नहीं, बराबर ना? फिर गवर्नमेंट एक रूल लेके आ गई। अब अगर आप आपने रूल पढ़ा है, आप रूल को फॉलो करो तो वेल एंड गुड है, बट अगर आपने रूल को नहीं पढ़ा है, फॉलो नहीं करो बट रूल है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्या बोला, समझ में आया? जैसे अभी मैंने क्या बोला, आप जानवरों को खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चिकन विकन खा सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप हर जानवर को खा सकते हो या हर जानवर को मार सकते हो, बराबर ना? अब ये चीज सलमान खान को समझ में नहीं आई थी। हाँ, उसको लगा क्या है, बकरा मार दिया वैसे इसको भी मार देंगे, तो मार दिया, फिर पता चला मारना मना किया ना, लॉ में लिखा हुआ है, उसने नहीं पढ़ा, वो उसकी गलती थोड़ी है। वो बोलता मेरी गलती थोड़ी, मैंने नहीं पढ़ा, मतलब मेरी गलती तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मेरी गलती थोड़ी होगी। नहीं भैया, रूल है, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा डजंट मैटर। क्या बोला, समझ में आया? रूल है, आपको नहीं पता वो आपकी गलती है। रूल है तो आपको फॉलो करना है, बराबर ना? अब बस में चढ़ गए, वहां पे लिखा हुआ नहीं टिकट लेके चलना है, अब बस में चढ़ गए, आपने टिकट लिया ही नहीं, चेकिंग आ गई, बोला चलो जेल में, बोला क्यों? बोला कि टिकट नहीं है आपके पास में। बोला कहाँ लिखा हुआ टिकट लेना? बोला रूल तो है था, तुमने नहीं पढ़ा, वो तुम्हारी प्रॉब्लम। तो ऐसे ही एएस में रूल बना दिया गया, ठीक है, कि कंफ्यूजन जो है ना क्रिएट नहीं होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ, वो नहीं चलेगा, ठीक है। आपको रूल है, यू हैव टू फॉलो, नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपकी बुक्स अकाउंट सही नहीं है, ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट करेगा, ठीक है। और जो बाद में जो पनिशमेंट होती है वो आपको आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी, ओके। तो अब क्या हुआ, अब ये 1 2 3 4 आंसर नहीं आएंगे, अब एक ही आंसर आएगा सबका, क्योंकि जब अकाउंटिंग करोगे और फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको इसी रूल को फॉलो करना है, उसका नाम है AS 11, बराबर है। अब इस AS 11 में क्या बात करनी है, ये बात कर रहा है कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो चेंज होता है। क्या होता है वो बेटा? चेंज। और उसकी वजह से तुम्हारी बुक्स में क्या इफेक्ट आएगा, तो अगर जब फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा, उसके बारे में बात कर रहा है। अभी जो फॉरेन में हम काम करते हैं ना, ये फॉरेन करेंसी में जो भी काम करते हैं ना, इसको अपन इस एएस को, इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? 3 पार्ट में। द फर्स्ट इज योर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, जिसमें हम फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स, परचेज, लोन एक्सेट्रा। लोन देते हैं, परचेज, ये फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन हो गए। दूसरा जो आता है उसको अपन प्यार से बोलते हैं फॉरेन ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? फॉरेन ऑपरेशन। ये इसमें क्या होता है, आपकी ब्रांच जो है ना वो फॉरेन में होती है, मतलब आपने फॉरेन में बिजनेस ही किया है, ठीक है। तो ये जो है ना फॉरेन ब्रांच, इसका एग्जांपल है। ठीक है। और तीसरा आपका लास्ट इसमें आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड
एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तो इस पूरे चैप्टर को हमने 3 पार्ट में बांट दिया है। द फर्स्ट वन इज ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, मतलब आपने कोई फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन किया है, मेजॉरिटी यही होता है, सेल किया है, परचेज किया है, लोन लिया है, लोन दिया है, ये वाला। दूसरा फॉरेन ऑपरेशन, जहां पे हमने बिजनेस ही कहां पे किया है, फॉरेन में, अपनी एक ब्रांच डाल दी है, तो ये अपन ब्रांच अकाउंट में पढ़ेंगे। इस वाली चीज को अपन रेफर ब्रांच अकाउंट चैप्टर, ठीक है, या डिस्कस इन ब्रांच अकाउंट, वहां पे अपन पढ़ेंगे। और तीसरा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है, ये लास्ट में समझेंगे। पर अपने को अभी सीएस में 2 चीज पढ़नी है, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बाकी जो फॉरेन ऑपरेशन है ये अपना अलग से ब्रांच अकाउंट चैप्टर है, उसमें अपन डिस्कशन करेंगे लंबा चौड़ा, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे 2 चीजों के बारे में बात करनी है। अभी दो में भी जो पहला है वो इंपॉर्टेंट है, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। क्या है बेटा, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। इसमें आपने फॉरेन करेंसी में कुछ ट्रांजेक्शन किया होना चाहिए। कौन सी करेंसी में ट्रांजेक्शन होना चाहिए, फॉरेन करेंसी में। अब फॉरेन करेंसी मतलब क्या होता है, अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी इज नोन एज द फॉरेन करेंसी। अदर देन क्या बोला मैंने, रिपोर्टिंग करेंसी इज नोन एज अ फॉरेन करेंसी। अब रिपोर्टिंग करेंसी क्या होता है कि जिस करेंसी में तुम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो वो होता है तुम्हारा रिपोर्टिंग करेंसी। जैसे हम इंडिया में है तो अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो कौन सी करेंसी बनेंगे, इंडियन रुपीस में। अगर मान लो यूएस का होता तो मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे होते हैं वो डॉलर में बन रहे होते, यूएस डॉलर में। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में होता तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में मेरे बन रहे होते जो भी है। अगर मैं जापान में होता तो येन में बन रहे होते। क्या बोला, समझ में आया। तो जिस करेंसी में मतलब मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है उसे अपन बोलते हैं रिपोर्टिंग करेंसी। तो मैं ऐसा बोलूंगा फॉरेन करेंसी मतलब अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी, जो तुम्हारी रिपोर्टिंग करेंसी है उसको छोड़कर जितनी भी करेंसी है वो बेटा कौन सी करेंसी है, फॉरेन करेंसी। क्या बोला, समझ में आया। अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी इज द फॉरेन करेंसी, मतलब अगर हम इंडिया में रहे तो इंडियन रुपीज को छोड़कर जितनी भी करेंसी है वो सब अपने लिए कौन सी होगी, फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपने कोई फॉरेन करेंसी में डील की है, किसमें डील की है बेटा, फॉरेन करेंसी में, ठीक है। अब जब भी मैं फॉरेन करेंसी में डील करता हूं ना तो वो 2 तरीके से होती है, ध्यान से सुनना। पहली, जिसमें आपका ट्रांजेक्शन एंड सेटलमेंट इमीडिएट हो जाता है, और दूसरा जिसमें ट्रांजेक्शन अभी होता है बट सेटलमेंट बाद में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले का एग्जांपल बता रहा हूँ जहां पे ट्रांजेक्शन और सेटलमेंट इमीडिएटली हो गया। एग्जांपल, मुझे आज है ना एक लैपटॉप चाहिए, बढ़िया वाला आईपैड मान लेते हैं, या एप्पल का लैपटॉप चाहिए, आईपैड चाहिए। मुझे एक एप्पल का आईपैड चाहिए। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो चाहिए, जो इंडिया में फिलहाल अवेलेबल नहीं है, वो यूएस में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, बराबर है। तो उसका मुझे प्राइस बता रहा है $1000। कितना बता रहा है बेटा। अब मैं गया अमेजोन पे, वहां पे मैंने ओपन किया यूएस का अमेजोन। जैसे आप अमेजोन यूएस वाला ओपन करोगे तो वहां पे प्राइस डॉलर में आती है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको करेंसी चेंज करनी होती है तो आपको यूएस वाला मिल जाएगा। अभी तो ये डिलीवरी इंडिया में नहीं कर रहा है। ये लो। अब मुझे बताओ, अगर मुझे कोई ये चीज खरीदनी है, मान लो ये मेडिसिन मुझे लेनी है, जो कि कितने की है बेटा, $18 की है, ऑलमोस्ट $18.90। तो मतलब $19 एस्टिमेट मान लो, तो $19 की मुझे ये चीज लेनी है, बराबर है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये डिलीवर इंडिया में भी करता है, सपोज करो, जैसे अभी तो नहीं कर रहा है बट मान लेते करता है। तो मैं जब मुझे इसे खरीदना है मैं कैसे खरीदूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे बाय नाउ पे जाऊंगा। क्या बोला, समझ में आया। बाय नाउ पे जाओ, आप एड्रेस वेड्रेस डालो अपना जो भी है और पेमेंट कर लो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से। क्या बोला, समझ में आया। अब मुझे बताओ यहाँ पे पेमेंट क्या हो रहा है,
परचेज खरीदना ट्रांजेक्शन और जो पेमेंट है क्या बाद में हो रहा है, इमीडिएटली हो रहा है? इमीडिएटली हो रहा है, बराबर है। तो इसमें क्या होता है, अच्छा मेरे पास डॉलर है, मेरे पास तो क्या है इंडियन रुपीस, बट पेमेंट डॉलर में करना है, तो कैसे होगा ये प्रोसेस? बैंक से होगा। मेरा बैंक वाला है जो मेरे अकाउंट में से रुपीस काट लेगा और उस सामने वाले को डॉलर पेमेंट कर लेगा। क्या बोला, समझ में आया? अच्छा वो रेट कौन सी लेगा, 10 दिन बाद की लेगा, 10 दिन पहले लेगा, आज की लेगा? आज की रेट लेगा। तो आज ही मेरे अकाउंट में से पैसा कटेगा, आज ही रुपीस में कट जाएगा, खेल खत्म हो गया। तो आज का जो रेट है 96, तो आप $19 इंटू 96 कर लो, इतना रुपीस मेरे अकाउंट में से कट गया और मेरा परचेज हो गया। अब बाद में ये रेट ऊपर नीचे होती है, मुझे उससे मतलब कल 96 के बदले 97 होगी, 98 होगी, मुझे उससे मतलब नहीं, अपना काम हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, पैसा आ गया, खेल खत्म। फिर रेट ऊपर नीचे होती है, उसके लिए रोना नहीं। अरे भाई तूने घड़ी ली, तूने उसको पेमेंट किया, बाद में इस घड़ी की प्राइस बढ़ गई या कम हो गई, तुझे उससे क्या मतलब? समझ में आया? फिर अपने पास तो घड़ी आ गई, अपना काम कर रहे, खेल खत्म हो गया। अब प्राइस बढ़ रही कम हो रही है, उससे हमको मतलब वो बढ़ी हुई प्राइस जब हम बेचेंगे तब की बात है, तब हम लोग गेन या लॉस बुक करेंगे, बाकी अब तक कुछ बीच में कुछ काम नहीं है। तो मैंने अभी ले लिया और खेल खत्म हो गया, बस खत्म। यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे ये एस आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन फॉरेन में हो रहा है बट एस नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन और सेटलमेंट दोनों इमीडिएटली हो रहा है। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, खेल खत्म। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, कोई एक्सचेंजिंग लॉस की बात ही नहीं है। मजा कब आता है पता है, जब खरीदते आज है तो पेमेंट 4 दिन के बाद होता है। क्या बोला, समझ में आया? खरीदना आज है, पेमेंट कब करना है? 4 दिन के बाद। अब मान लेते हैं मुझे ना एक लैपटॉप चाहिए जो $1000 का है। कितने डॉलर का है? मेरे एक अंकल है जो रहते हैं यूएस में, मैंने उनको फोन किया, अंकल यार ये लैपटॉप आया है, मुझे दिलवा दो ना। बोला बेटा $1000 है। मैंने बोला अंकल एक काम करो, आप आज लैपटॉप लेके मुझे भेज दो, ठीक है, और मैं आपको पेमेंट 4 महीने बाद कर लूंगा, जब ये बैच कंप्लीट होगा फीस आ जाएगी तो मैं आपको पेमेंट कर लूंगा। अंकल बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? बस खेल खत्म। अब अंकल ने मुझे लैपटॉप भेज दिया, वो लैपटॉप आ गया मेरे पास में। अब अकाउंटिंग क्या बोलता है? अकाउंटिंग बोलता है कि जब भी कोई ट्रांजिशन होता है यू हैव टू इमीडिएटली बुक दैट एंट्री, यू हैव टू रिकॉर्ड इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि भाई 4 महीने वेट करो फिर रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो हर सब चीज को वेट करो, सब 31 मार्च भी बुक करो। क्या बोला, समझ में आ रहा है? तो क्या आपको ट्रांजेक्शन का वेट करना चाहिए, इमीडिएटली बुक करना चाहिए? इमीडिएटली। जैसे कोई ट्रांजेक्शन होता है आपको इमीडिएटली बुक करना चाहिए। तो मैंने लैपटॉप खरीदा है तो मैं एंट्री पास करूंगा, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू अंकल। अंकल मेरे लायबिलिटी हो गए, क्रेडिटर हो गए, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू अंकल। अच्छा मुझे इंडियन रुपीज में करना है, 1000 का रेट है, मतलब डॉलर है, रेट 96 का है। तो मैंने बोला 1000 इंटू 96 कितना हो गया, 96,000 जो भी हो गया वो हो गया अपना, ये हमने बुक कर लिया। 4 महीने खत्म हो गए। अंकल को बोला अंकल मैं 96,000 रुपीज भेज रहा हूँ। क्या अंकल को 96,000 रुपीज समझ में आते हैं? अंकल फॉरेनर है, यूएस में रहते ना। मैंने बोला अंकल आई एम सेंडिंग यू 96,000 रुपीज। नो 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 नो, आई वॉन्ट $1,000। क्या बोला, समझ में आया? क्या उनको 96,000 रुपीज चाहिए, डॉलर चाहिए? अरे भाई मान लो आज तुमने किसी यूएस वाले से डील की, सपोज करना, बराबर है, दिल से सोचना कि आपने यूएस वाले से डील की और तुमने उसको बोला कि उसका 5,000 रुपया है। अब यूएस वाला बंदा बोल रहा है कि मैं आपको डॉलर भेजता हूँ, या तुमने कोई क्या बोल रहे ताइवान वाले से डील की और वो अपनी करेंसी भेज रहा है, या तुमने बरमुंडा वाले से डील की और वो अपनी करेंसी भेज रहा है, तुम उसकी करेंसी लोगे अपनी करेंसी लोगे? क्या करना है तुमको उसकी करेंसी का, कहाँ रखोगे? क्या बोला, समझ में आया? आज तुमने बरमुंडा, एक जगह है बरमुंडा देश है, कंट्री है, वहां के लोग से डील कर ली, उसकी अलग तरह की करेंसी है, वो तुमको बोलता है ये लो मेरी करेंसी। क्या करोगे तुम उस करेंसी का? समझ में आया? तुम बिजनेसमैन हो, ऐसे देखने के लिए खुश करने के लिए ले लो $1-2, वो ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ बड़ा डील है, $1,000 2,000, मतलब तुम्हारा 10-20 लाख का अमाउंट है, तो क्या तुम उसी करेंसी में लोगे कि तुम बोलोगे मुझे मेरी करेंसी में दे? भाई 10 लाख का डील किया है तो आप क्या बोलोगे, 10 लाख रुपए थे कि 10 लाख बरमुंडा वो करेंसी थे? 10 लाख रुपए ना जो तुम्हारी डील है वो वाली। तो ऐसे ही वो वाला जो बंदा है, जो मेरा अंकल है, वो कौन सी करेंसी में मांगे, रुपीज में मांगे डॉलर में मांगे? तो वो तो मुझे बोलेंगे आई वॉन्ट डॉलर। अब मैं डॉलर कैसे पे करेगा? अपने बैंक के थ्रू। बैंक को बोलूंगा सुन बैंक, मैंने ना
4 महीने पहले डील की थी, तो उसमें 96 रुपीज के हिसाब से मेरा प्राइस था, तो तू मेरे अकाउंट में से 96 रुपीज के हिसाब से काट ले। बैंक वाला बोलेगा चल बे निकल, तो मेरा मामा लगता है क्या? मामा लगता है तो भी करूंगा नहीं, जो आज की रेट है उड़ेगी। क्या बोला, समझ में आया? तो क्या बैंक वाला जब मेरे अकाउंट में से आज पैसा काटेगा तो 96 के हिसाब से काटेगा कि जो आज का रेट है वो काटेगा? उसको तो मतलब नहीं तुमने कब डील किए, क्या किए, क्या मतलब, क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो उसको तो आज के रेट से मतलब है, तो बैंक वाला तो आज के रेट से, आज मान लो रेट हो गई 100 रुपया, अब मेरे अकाउंट में से मुझे बताओ 96,000 रुपीज करेंगे, 1 लाख कटेगा, 1 लाख। तो अब इस चीज को कैसे बुक्स में दिखाएंगे, वो अपने को इस एएस में समझना है। क्या बोला, समझ में आया? तो अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है, मतलब अच्छा मान लो 96 का 96 होता तो दिक्कत होती, तो इसका मतलब जब 96 का ये तो बढ़ेगा या कम होगा, 96 का या तो बढ़ेगा या तब दिक्कत होगी। तो इसका मतलब जब आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट में जब चेंज होगा तब आपको दिक्कत होने वाली है, और उस चेंज को कैसे दिखाना है वो आपको ये एस बताएगा, उस दिक्कत को सॉल्यूशन करेगा। बराबर है? मतलब जब भी अभी आपने कोई डील की है और उसका रेट चेंज हो रहा है, तब आपको अब मतलब आपको पेमेंट जो है ना वो इंडियन करेंसी में नहीं करना है, अदर देन इंडियन करेंसी में करना है। और वो उसकी वजह से क्या हो, तो पेमेंट आज नहीं करना है, वो कुछ दिन बाद करना है, या कुछ महीने या कुछ साल बाद करना है। और जब वो रेट चेंज होगी तो पेमेंट भी अलग वे से होगा, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट, चेंज होने की वजह से जो इफेक्ट आएगा उसको कैसे दिखाना है ये आपको एएस बताएगा। ठीक है, चलो अब हम पहला फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, जहां पे मैंने फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल से लेते हैं। आज का डेट है 5। चलो क्या है देखो, मिस्टर मोदी इंडियन रेसिडेंट परचेज गुड्स फ्रॉम मिस मेलोनी। तो मोदी ने किससे गुड्स परचेज किया है? मिस मेलोनी से। ठीक है, फॉर $1000। ये मेलोनी को तो करेंसी, इंडियन करेंसी समझ में आती नहीं है, उसको डॉलर समझ में आता है, तो उसने बोला $1000। अच्छा कब परचेज किया? जब मोदी जी अपने गए थे घूमने के लिए, मान लेते हैं 1 मई को। कब परचेज किया? 1 मई को। और पेमेंट बोला आज करूंगा, तो आज मोदी जी आज पेमेंट कर रहे 5 जून को। अब ऑब्वियसली रेट जो है ना वो सेम तो रहती नहीं है, तो रेट जो थी 95 थी जब गए थे तब, आज रेट 98 हो चुकी है, और आपको एंट्री पास करनी है।
बराबर है। तो कैसे आपको ट्रांजेक्शन बुक करना है वो समझना है। सबसे पहले मुझे नॉर्मल एंट्री बताओ, नॉर्मल परचेज की क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, अगर कैश में किया है, पर क्रेडिट में किया वो तो नाम आएगा उसका। तो यहाँ पे नॉर्मल एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस मेलोनी। क्या बोले, समझ में आया? चलो तो देखो, सबसे पहले 1 मई को एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस मेलोनी अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया? अब ये आपको इंडियन रुपीज में लिखना पड़ेगा, बिकॉज मोदी जी को तो इंडियन रुपीज ही समझ में आता है। तो यहाँ पे देखो, आपने परचेज किया है बेटा $1000 का, बट क्योंकि रुपीज में चाहिए अपने को, ये डॉलर में है, तो हमने मल्टीप्लाई बाय कर दिया 95 जो उस दिन का रेट था। बराबर है। तो बताओ कितना रुपीज का एंट्री होगा? 95,000 रुपीज। ये हो गया आपका परचेज का नॉर्मल एंट्री। आई गेस इसमें किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। दैट्स अ नॉर्मल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस मेलोनी। समझा? अब सुनो आगे। अब आता है 5th, कॉपी अभी मत करो, बाद में करना। 5 जून आपको पेमेंट करना है। मुझे तो नॉर्मली पेमेंट की एंट्री क्या होती है? मिस मेलोनी अकाउंट डेबिट टू बैंक ना, ये होता है। अब समझो, टू बैंक में रेट तो आज के हिसाब से जाएगा, तो $1000 इंटू बेटा आज का रेट कितना है? 98। तो 98,000 का हो गया। बट अगर मैं मेलोनी में भी 98 लिखता हूं तो एक तकलीफ हो जाएगी। क्या तकलीफ होगी? आप समझिए, मेलोनी क्रेडिट हुई थी 95 से, और आज पूरा पेमेंट करो तो 98 से डेबिट हो गई, तो क्या 3 जगह बैलेंस बचा? नहीं बचा। क्रेडिट 95 से, डेबिट 98 से, तो 3 का बैलेंस आया कि नहीं आया? जबकि क्या बैलेंस बाकी है कि बैलेंस हो चुका है पेमेंट? तो 3 कैसे बैलेंस आ गया? क्या बोला, समझ में आया? तो जब मेलोनी डेबिट होगी तो क्या 98 से होनी चाहिए, 95 से होनी चाहिए? 95 से। तो मेलोनी को अपने को 95 से डेबिट करना पड़ेगा। बट फिर तो टैली नहीं होगा, क्योंकि 98 क्रेडिट है और 95 डेबिट है। तो कोई बात नहीं, ये हमको हो गया एक्सचेंज लॉस। क्या हो गया ये हमको? क्योंकि हमने खरीदा 95 में था और पेमेंट 98 में कर रहे, तो 3 का लॉस हो गया, ₹3 पर डॉलर। बराबर है। इसको अपन डालेंगे फॉरेन एक्सचेंज लॉस में। किस में डालेंगे? डेबिट द लॉसेस, तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट में डाल दिया। अब इसको लॉस को गेन को अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, इसके 4-5 नाम है। कोई बोलता है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, कोई बोलता है फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, कोई बोलता है फॉरेन एक्सचेंज लॉस अगेन अकाउंट। अपने इंस्टीट्यूट यूज कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। क्या बोल रहा है इसको? तो हम भी यहाँ पे यूज करेंगे फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। 3000। क्या बोला, समझ में आया? ओके, खत्म हो गया, देख लो। अब बताओ, मिस मेलोनी ने कितना बैलेंस बचा? 0, क्योंकि 95 से क्रेडिट था, 95 से डेबिट हो गया, और बैंक में से उतना चला गया, और एक नया अकाउंट आ गया फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। अभी ये बोलता है ईयर एंड में इसको ट्रांसफर कर लो प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां पे ट्रांसफर करना है? अभी के लिए ये मानते हैं, बाद में और बताऊंगा चीजें। तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर लो। तो इसको अपन ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया? इस तरह से अपन ट्रांसफर करेंगे 3000 3000, बस। बोलो, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। ठीक है। अब चलो कॉपी करो, पहले ये कॉपी कर लो, ये किया, ये कॉपी कर लो एग्जाम्पल।
चलो कॉपी हुआ, ये समझ में आया तुमको क्या किया अपन ने? अच्छा मुझे बताओ, क्या जरूरी कि हमेशा सारा पेमेंट एक साथ में ही होगा? ऐसा भी तो कुछ पेमेंट हो सकता है। तो जैसे इसी में एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं मिस्टर मोदी इंडियन रेसिडेंट परचेज के गुड्स फ्रॉम मिस मेलोनी $1000 का, ठीक है, एंड उसने ऑन 1 में, ठीक है, 1 में को उसने परचेज किया यहाँ पे, मिस्टर मोदी पेड $60 on 1st June 2026 and $40 on 1st July 2026। ऐसा भी तो हो सकता है। अब हमको एक और रेट चाहिए होगी 1 जुलाई वाली, इस टाइम पे कम हो गया, मान लीजिए 93 हो गया। अब आपको एंट्री पास करनी है, अब कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, जरूर नहीं, बैलेंस भी तो बच सकता है। क्या हुआ बेटा, ये ले, ठीक है। अब सुनो, 1 मई को हमने परचेज किया, तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस मेलोनी, बराबर है, उस दिन जो रेट होगी उसी हिसाब से होगी, इसे बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। तो इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब होता है फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करना। तो इनिशियली मैं जिस दिन जो ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन जो रेट थी उसी पे रिकॉर्ड करता है। तो जब मेरा ट्रांजेक्शन जब हुआ है 1 मई को, तो उस दिन की रेट 95 थी, तो मैं इनिशियल रिकॉर्ड पे कितने रेट पे करूंगा, 95 के हिसाब से। अरे क्या बोल रहा है, समझ में आया? इनिशियली आप, इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं एंट्री पास करूँ, मेन एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस मेलोनी, तो उस दिन जो रेट थी उसी पे करूंगा ना। तो उस दिन का रेट थी बेटा 95, तो $1000 का माल लिया, तो $1000 इंटू 95 के हिसाब से $95,000 का परचेज हो गया। बट जब पेमेंट करूंगा तो जिस दिन पेमेंट करा उस दिन का रेट लूंगा। तो यहाँ पे देखो पेमेंट, पहले तो बताओ कितना पेमेंट क्या हो रहा है, पहले वो समझ लेते हैं। चलो, तो आप देखिए, मैं पेमेंट पूरा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ $600 पे कर रहा हूँ। तो $600 इंटू बैंक में से तो जो रेट होगा उसी के हिसाब से जाएगा। क्या रेट था मेरा बताओ 1 जून को, 98 का, तो 98 के हिसाब से मेरा जाएगा कितना, 58,800। क्या बोला, समझ में आया तुमको? अच्छा, $600 इंटू, क्या यहाँ पे 98 के हिसाब से होना चाहिए कि 95 के हिसाब से होना चाहिए? 95, जो रेट से आया उसी रेट से जाएगा, तो ये 95 के हिसाब से हो 57,000। अब चेक कर लेते हैं, $600 इंटू डिफरेंस देखो, 95 से 98 हो गया, ₹3 पर डॉलर का नुकसान हो गया, तो $600 पे कितना हो गया, 1800। देखो ऐसे भी टैली हुआ कि नहीं हुआ, 57 प्लस 18, 58,800, उधर भी 58,800। बोलो, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते, समझ में आया तुमको? अरे यस और नो? चलो, अभी साल खत्म नहीं करना है। चलो, ये हो गया 1 जून कंप्लीट। अब आता है 1 जुलाई, फिर से हमने पेमेंट किया, तो एंट्री पता है, पेमेंट की एंट्री तो एक ही होती है, मिस मेलोनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होती है ना। चलो, अब पहले समझो, मिस मेलोनी कितने से डेबिट होगी, वही रेट जिस पे आई थी, कितने पे आई थी, 95, तो जाएगी भी 95 पे ही। करो कितना होता है, $400, सॉरी, हाँ $400 कितना होता है, 38,000, बराबर है। जबकि जो पेमेंट होगा बैंक में से वो $400 इंटू जो आज की रेट है दैट इज 93 के हिसाब से होगा, 37,200। अब मुझे बताओ यहाँ पे गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, गेन, क्योंकि 95 के हिसाब से हमने लिया था माल, बट पेमेंट 93 के हिसाब से कर रहे हैं, तो दो का फायदा हो गया पेमेंट करते टाइम पे। अब फायदा क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट होता है, क्रेडिट, तो यहाँ पे 2 में लिख देंगे। बराबर है, तो $400 इंटू 95 और 93 का डिफरेंस, ₹2 पर डॉलर, तो ₹800। देख लो ऐसे भी टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा, डेबिट क्रेडिट। बोलिए, किसी को भी इसमें डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते, समझा सबको?
चलो अब क्या हो गया, ईयर एंड हो गया। ईयर एंड में क्या होता है कि अब मुझे बताओ क्या मैं दोनों को अलग अलग ट्रांसफर करूंगा कि नेट करके ट्रांसफर करना चाहिए? नेट, क्योंकि सेम अकाउंट डेबिट है, सेम अकाउंट क्रेडिट है। तो डेबिट हुआ 1800 से, क्रेडिट हुआ है 800 से, तो 1000 का बच गया बैलेंस। तो 1000 के बैलेंस को हटा देंगे। तो टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट 1000, और ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा बेटा? पी एंड एल में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1000। क्या बोला, समझ में आया? भाई डेबिट है 1800 से, क्रेडिट है 800 से, तो डेबिट के सामने क्रेडिट चला गया, कितना बच गया? 1000 क्रेडिट कर लिया, क्योंकि डेबिट में ज्यादा बच रहा, तो क्रेडिट कर लिया, क्योंकि ट्रांसफर। बोलो समझा? चलो, मतलब अगर पार्ट इसे बोलते हैं पार्ट पेमेंट, कुछ पेमेंट अभी कुछ बाद में किया तो कर सकते हैं ना। चलो कॉपी कर लो। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, जैसे परचेज किया वैसे सेल भी कर सकते थे, तो सेल की एंट्री होगी। जैसे मान लो मेलोनी को सेल किया होता तो एंट्री होती मेलोनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर पैसा मिलता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मेलोनी, और जो डिफरेंस होता है वो कहाँ आता है? फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस में। तो परचेज हो रहा है वैसे सेल भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह से लोन भी होता तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ, जैसे मान लेते हैं मिस्टर मोदी ने लोन दिया है मिस मेलोनी को ऑन 1 मई 2026 $1000 का। मिस मेलोनी ने रीपेड कर लिया है लोन $700 ही, ठीक है, 1 जुलाई तक। बाकी बैलेंस बैलेंस है, तो क्या करने का? तो सबसे पहले लोन देने की एंट्री पास करेंगे। मोदी जी लोन दे रहे हैं, तो एंट्री की लोन किसको मिल रहा है? मेलोनी को। तो मिस मेलोनी लोन अकाउंट डेबिट, ये अपने लिए असेट हो गया जो अपने लोन दिया है। तो मिस मेलोनी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये इनिशियल रिकग्निशन है। इनिशियल क्या होता है बेटा? $1000 इंटू जो रेट पे है वो हिसाब से अपने को बुक करना पड़ेगा। तो $70,000 का इसने बुक कर लिया। अब क्या हुआ? 1 जुलाई को मिस मेलोनी ने पैसा दिया, तो अपने पास पैसा आया, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू देने वाले का नाम, या जो भी अकाउंट अपने डेबिट किया होगा वही क्रिएट होगा। तो टू मिस मेलोनी लोन अकाउंट, बराबर है। अब सुनना, यहाँ पे जो मेलोनी का लोन जाएगा वो उसी रेट से जाएगा जिस रेट से आपने बुक किया था। तो $700 इंटू 70 के हिसाब से आएगा। क्या बोला, समझ में आया? तो 700 इंटू 70 के हिसाब से कर लो, कितना आता है? 49,000। बट बैंक में जो पैसा आएगा अपने अकाउंट में वो तो आज की रेट के हिसाब से आएगा। आज की रेट होगी 90 रुपए, तो 90 के हिसाब से आएगा 63,000। तो गेन होगी, लॉस हुआ? गेन, ठीक है। गेन हुआ कि आपने जब लोन दिया था तब आपने 70 के हिसाब से दिया, अब जब ले रहे हो पैसा आ रहा है तो 90 के हिसाब से आ रहा है। तो ये आ गया फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया? तो $700 इंटू 90 माइनस 70, 20 रुपया पर डॉलर का नुकसान हो, फायदा हो गया, तो 14,000। देख लो ऐसे ऐसे भी टैली हो रहा है। तो क्या बोला, कुछ समझ में आया तुमको?
तो ऐसा परचेज हो, सेल हो, लोन हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वे यही रहेगा। ठीक है, करो कॉपी एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, अब इस कहानी में छोटा सा ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट ये है कि जब ईयर एंड होता है, साल का एंड होता है, तब हम आते हैं बैलेंस शीट। क्या आते हैं बेटा? ईयर एंड पे हम बैलेंस शीट में आते हैं। ठीक है, इस बैलेंस शीट में आपको बताओ दो साइड होते हैं, एक होता है लायबिलिटीज, एक होता है असेट्स। अगर मैं ये चैप्टर नहीं भी बताऊं तो भी तुमको ध्यान रखना है कि मेरी बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स होती है उन आइटम को मैं दो पार्ट में बांटता हूं। एक होता है मॉनेटरी आइटम्स, एक होता है नॉन मॉनेटरी आइटम्स। अब ये क्या होता है मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम, पहले ये समझ लेते हैं। मॉनेटरी आइटम हम उन्हें बोलते हैं जिसका पैसा मिलना या देना फिक्स है या डिटरमिनेबल है, उसे बोलते हैं मॉनेटरी आइटम्स। नॉन मॉनेटरी आइटम ऐसी आइटम होती है जिनका पैसा मिलना या देना जो भी है वो फिक्स नहीं है। जैसे आपको पता होगा मेरी बैलेंस शीट में बहुत सारी आइटम होती है, जैसे फिक्स असेट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, स्टॉक होता है, डेटर्स होता है, बिल रिसीवेबल होता है, कैश एंड बैंक होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसी तरह लायबिलिटी में कैपिटल होता है, जैसे इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंशियल कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, डिबेंचर्स है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब मैं क्या बोलूं, ध्यान से सुनना, मैं इन दोनों आइटम को दो पार्ट में बांट रहा हूं, यानी कि मेरी जो असेट लायबिलिटीज है उन सबको मैं दो पार्ट में बांटता हूं, मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स। क्या बोलता हूं? मॉनेटरी आइटम्स एंड मॉनेटरी आइटम मतलब जिसका पैसा मिलना या देना फिक्स है, डिटरमिनेबल है, उसे बोलते हैं मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी मतलब जिसका अमाउंट फिक्स नहीं रहेगा। अब आप मुझे सोच बताओ, अगर मेरी फिक्स असेट है, अगर मैं इसको बेचूंगा तो मुझे कितना पैसा एग्जैक्ट मिलेगा? क्या मुझको एग्जैक्ट पता है? ये एसी है हमारे पास में, इस एसी को मैं बेचूंगा तो तुम बता सकते हो एग्जैक्ट कितना पैसा मिलेगा? नहीं। तो ये होगी नॉन मॉनेटरी। पर ये डिटेल्स है मेरा, तुम्हारी तुमसे जो फीस आएगी, क्या मेरे को मालूम है कि नहीं मालूम कितना फीस आएगी? आएगी, डिटरमिनेट। ये हो गया मॉनेटरी आइटम। तो जो मेरा डेटस होता है बिल रिसेबल, क्या बिल रिसेबल पैसा फिक्स होता है? हाँ पता होता है। कैश और बैंक भी पता ही होता है अपने पास, बराबर है। बट स्टॉक वो नहीं पता होता है, स्टॉक तो ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा कम में बेच सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया बेटा? नॉन मॉनेटरी। इन्वेस्टमेंट वो भी नॉन मॉनेटरी हो गया मोस्टली, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, शेयर मार्केट है, तो फिक्स पता नहीं है कि कितना मिलेगा, तो ये क्या हो गया बेटा? नॉन मॉनेटरी, बराबर है। इसी तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो फिक्स नहीं है क्योंकि जो बचा हुआ है वो सब उनका ही है, तो क्या हो गया? ये नॉन मॉनेटरी। बट डिबेंचर्स है, वो तो पता है ना कितना पे करना है, उनको तो पता ही मुझे इतना पे करना है तो उतना ही पे करूंगा, तो क्या हो गया? ये मॉनेटरी। क्रेडिटर्स मॉनेटरी, बिल्स पेबल मॉनेटरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मॉनेटरी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, मैं अपनी बैलेंस शीट का आइटम दो पार्ट में बांट सकता हूँ, मॉनेटरी एंड नॉन। क्या बोला, समझ में आया? मैं अपनी आइटम को दो पार्ट में बांट सकता हूँ, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। अब आपको एक चीज समझनी है कि जो मेरी बैलेंस शीट के अंदर, जो मेरी बैलेंस शीट के अंदर मॉनेटरी आइटम होती है, कौन सी आइटम होती है? उनको नॉर्मली मैं बैलेंस शीट के जो ईयर एंड होता है उस दिन पे जितना वैल्यू होता है उतने पे दिखाता हूं। जैसे आप सोच के बोलना, डेटर्स जो होता है 1 मार्च को मेरे पास में 1 लाख का डेटर्स था, बट 31 मार्च को 20,000 का डेटर्स है, तो मैं 31 मार्च को कितना डेटर्स दिखाऊंगा? 20,000, जो 31 मार्च का होगा। कैश एंड बैंक भी मैं 31 मार्च का ही दिखाएगा। क्या बोला, समझ में आया? डेटर्स में 31 मार्च का दिखाएगा, ठीक है। पर जो फिक्स असेट है, क्या लगता है, उसको मैं 31 मार्च का दिखाता हूँ कि जिस दिन लिया उस दिन का दिखाता हूँ? जैसे लैंड है, तो लैंड को अपन जिस दिन लिया होगा उस दिन का दिखाएंगे कि आज का दिखाएंगे? जिस दिन लिया होगा उस कॉस्ट पे दिखाते हैं। किस पे दिखाते हैं? सिर्फ उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेस होता है, अदरवाइज हम क्या करते हैं? कॉस्ट पे दिखाते हैं। तो जो फिक्स असेट होती है उसको हम किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट पे। सिर्फ डेप्रिसिएशन लेस होता है, बाकी हम उसको मार्केट वैल्यू पे दिखाते नहीं, ईयर एंड की वैल्यू पे नहीं दिखाते। इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, मुझे बताओ क्या वो ईयर एंड पे जो मार्केट वैल्यू होता है उस पे दिखाते हैं कि फेस वैल्यू पे दिखाते हैं? फेस वैल्यू, जितने में इशू किया होगा वो फेस वैल्यू।
पर डिबेंचर जो है वो मुझे बताओ, मैं जिस दिन इश्यू किया उस दिन का दिखाता है कि आज 31 मार्च को जितना बाकी है उतना दिखाता है, आज जितना बाकी है उतना दिखाता है। तो इसका मतलब नॉर्मली भी हम ऐसे करते हैं कि जो मेरी बैलेंस शीट होती है उसमें जो आइटम्स होती है, इसका आइटम को दो पार्ट में बांटता हूं, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी आइटम ऐसी मतलब जिसका अमाउंट फिक्स है, डिटरमिनेबल है, उसको मैं हमेशा ईयर एंड की रेट पे दिखाता हूं। किस पे दिखाता हूं? ईयर एंड। तो कैश और बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, इन सबको ईयर एंड पे दिखाता हूं। क्या बोल समझ में आया? इन्वेस्टमेंट, अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कौन सा है? कॉस्ट पे दिखाता है। किस पे दिखाता है? कॉस्ट पे। ठीक है, फिक्स असेट जो है वो लॉन्ग टर्म होती है, तो उसको भी हम किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट। तो ये रूल नॉर्मल भी है। जैसे मैंने लैंड आज से 20 साल पहले लिया था, तो वो जो लैंड का वैल्यू है वो 20 साल पहले का दिख रहा होगा मेरे बुक्स में, आज का लैंड का वैल्यू दिखता, उसके भी अपने लॉजिक है। वो बोलता है कि देखो ये लैंड जो है ना वो लॉन्ग टर्म होने वाला है, तो आप उसको अभी तो बेचने वाले हो नहीं, तो हर साल का वैल्यू चेंज में मतलब नहीं है। इसके लिए अपन इनको हमेशा जितने में लिया होता है उतने में दिखाते हैं। जब बेचेंगे तब ऑटोमेटिक आज का वैल्यू आ जाएगा, तो अभी बीच में बार बार चेंज करना नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम नॉर्मली भी फिक्स असेट को कॉस्ट पे दिखाते हैं। किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट। और कुछ चीजों को हम आज की वैल्यू पे दिखाते हैं, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, इनको बोलते हैं मॉनेटरी आइटम, क्योंकि इनका पैसा मिलना या देना फिक्स होता है। एक होती है नॉन मॉनेटरी आइटम, जिसका पैसा देना मिलना फिक्स नहीं है, तो ऐसे वाले केस में हम जितने पे लिया उतने पे दिखाता है, क्योंकि आज तो हमको बेचना नहीं है, तो हम उतने पे दिखाएंगे। बराबर है? पर स्टॉक जो होता है, स्टॉक, उसमें AS2 आएगा। कौन सा AS आएगा? AS2। वो बोलता है स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। आपको स्टॉक को वैल्यू करना चाहिए कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे। ठीक है, एक सेकंड। चलो, तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे दो आइटम होती है मॉनेटरी आइटम, दूसरी कौन सी होती है? नॉन मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम मतलब जिसका अमाउंट फिक्स है, डिटरमिनेबल है, उसे बोलते हैं मॉनेटरी। और नॉन मॉनेटरी मतलब जिसका अमाउंट फिक्स नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ईयर एंड में जो मॉनेटरी आइटम होती है उनको ईयर एंड की डेट पे ही वैल्यू करते हैं, बट जो नॉन मॉनेटरी होती है उसको डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जब लिया तभी वैल्यू करते हैं, उसको ईयर एंड में चेंज करते हैं। जैसे लैंड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, इसको अपन चेंज नहीं करते। अंडरस्टूड? अब सुनो, आगे बढ़ते हैं। अब वही रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। कैसे? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने प्लांट परचेज किया। क्या परचेज किया बेटा? प्लांट। एंट्री होती है प्लांट अकाउंट डेबिट टू, मान लो मिस मेलोनी से किया। बराबर है? अब क्या हो गया, ये $1000 का प्लांट था और मैंने 90 रुपए के हिसाब से लिया था, तो 90,000 रुपए का ये आ गया। अरे ये सुनो, अभी मैं अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया है। किसको? मिस मेलोनी को। अभी मेरी ईयर एंड बन रही है बैलेंस शीट। अब इसमें लायबिलिटी भी आती है और असेट भी आता है। अब इसमें क्या है, जो प्लांट है वो तो 90,000 पे ही दिखेगा। बराबर है? जैसे कॉस्ट पे दिखता है, तो जितने में लिया उतने पे दिखा। पर सुनना, जो मिस मेलोनी यहाँ पे दिखेगी, मिस मेलोनी, अब वो 90,000 में दिख रही थी। कितने में दिख रही थी बेटा? क्योंकि हमने 90,000 में ली था। पर क्या हुआ, ईयर एंड में ये रेट जो है ना $1 इक्वल टू 100 रुपया हो गया। अब मुझे बताओ, प्लांट तो जितने में लिया उतने पे दिखता है, बट मिस मेलोनी इज अ क्रेडिटर्स या लोन, ये मॉनेटरी आइटम्स हो गया। तो क्या मुझे उसमें जिस रेट पे लिया उस पे दिखाना चाहिए कि ईयर एंड के रेट पे दिखाना चाहिए? तो हमको इसको ईयर एंड की रेट पे दिखाना पड़ेगा, आज की रेट पे। तो आज की रेट 90 की 100 है, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि $1000 इंटू 100 के हिसाब से, तो आज इसका वैल्यू 90,000 नहीं दिखना चाहिए। कितना दिखना चाहिए? 1,00,000। तो क्या मुझे अपने मेलोनी की लायबिलिटी को बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ईयर एंड के रेट पे दिखना चाहिए था, क्योंकि दिख रहा 90,000 पे। तो अब ये मुझे गेन हुआ कि लॉस हुआ? मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो मुझे बताओ मेरा गेन हो गया कि लॉस हो गया? लॉस। तो ये लॉस को बुक भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लायबिलिटी 90 से बुक की थी, आज 100 हो गया है, तो हमको इस लॉस को भी बुक करना पड़ेगा ईयर एंड पे।
क्या अच्छा क्या ईयर एंड पे दोनों पे बुक करना है कि सिर्फ मॉनेटरी आइटम पे करना है? ओनली मॉनेटरी। प्लांट को लेके नहीं आने का, प्लांट को 100 पे लेके नहीं आने का है, क्योंकि हम वैसे भी लेके आते नहीं थे पहले भी, तो अभी भी लेके आने का नहीं है। जो बेसिक रूल है वो चेंज नहीं होंगे। बेसिक रूल ये था कि जो मॉनेटरी आइटम होती है उनको अपन ईयर एंड पे लेके आते हैं, नॉन मॉनेटरी को ईयर एंड पे लेके नहीं आते हैं। तो प्लान जो है नॉन मॉनेटरी हो गया, तो उसको पहले भी ईयर एंड पे लेके नहीं आ रहे, तो अभी भी ईयर एंड पे लेके आने का नहीं है। तो जितने में लिया उतने पे दिखा, मतलब कॉस्ट पे ही दिखेगा, तो ये 90,000 पे ही दिखेगा, इसको अपन को 1 लाख पे लेके नहीं आने का है। अरे क्या बोला, समझ में आ रहा है तुमको? अब मुझे बताओ, क्या मुझे इस लॉस को बुक करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस लॉस को बुक करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे वो सीखना है। पर ये काम तभी करना है जब ईयर एंड होता है। क्या होता है? अगर ईयर एंड से पहले सेटलमेंट हो गया, ईयर एंड पे वो आ ही नहीं रहा है, तो अपने को कुछ करना। जैसे इससे पहले देखो, मिस मेलोनी ईयर एंड पे पहुंची नहीं थी, ईयर एंड से पहले सेटलमेंट हो गया था, तो ईयर एंड पे कोई आउटस्टैंडिंग था ही नहीं। जब आउटस्टैंडिंग था ही नहीं तो अपने को वैल्यू करना ही नहीं था, बात खत्म हो गई। बट यहाँ पे अभी क्यों मिस मेलोनी बाकी है, उसका पेमेंट तो अपने को ईयर एंड पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है एज ऑन डेट। एज ऑन डेट के हिसाब से मेलोनी 31 मार्च को जितना वैल्यू होगा उस पर दिखना चाहिए, तो 100 पे दिखनी चाहिए ना कि 90 पे। पर हमने 90 पे दिखा है, तो इसके लिए कितने पे लेके आना पड़ेगा? 100 पे। तो अपने को मिस मेलोनी का अमाउंट जो है ना 10 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। बट लायबिलिटी बढ़ने से काम नहीं होगा, एक साइड तो मिल गया, बस हमें लॉस भी तो बुक करना पड़ेगा, तो वो लॉस भी बुक करेंगे। क्या बोला, समझ में आया? चलो एक वापस एग्जांपल ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। इसी एग्जांपल को लेते हैं जो अपने लिए था। चलो देखो क्या था, मिस्टर मोदी गिव अ लोन टू मिस मेलोनी ऑन 1st May 2026 ऑफ $1,000 एंड मिस मेलोनी रीपेड $700 ऑन 1st July। बस ठीक है, आपको ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च। क्या बोला, समझ में आया? अब ईयर एंड की रेट चाहिए अपने को, वो रेट अपने क्वेश्चन में दे रखी होगी, रेट निकालनी नहीं है, रेट दे रखी होगी अपने को सारी। तो फर्स्ट $1.70 था, ये था 1st May को जब आपने लोन लिया, ये हो गया जब आपने कुछ रीपे किया, बचा हुआ अभी भी बाकी है $1 इक्वल टू रुपीज, मान लेते हैं उस टाइम 95 हो गया, 31 मार्च 2027। क्या बोला, समझ में आया? अरे ये सुनो, अब कैसे करेंगे वो देख लो। पहली एंट्री तो सेम, मिस मेलोनी अकाउंट डेबिट टू बैंक हमने किया, फिर उसने पैसा दी तो वही एंट्री हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस मेलोनी टू फॉरेन एक्सचेंज, तो सेम सेम आ गया। अब आएगा ईयर एंड 31 मार्च 2027। अभी आपको पे नहीं करना है ना, मिलेगा, बट ईयर पे मेरी बैलेंस शीट बनेगी। क्या बनेगी? ये देखो मेरी बैलेंस शीट बनेगी। इस बैलेंस शीट में असेट साइड में मैंने लोन दिया तो वो आएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मिस मेलोनी, क्या लिखूंगा? मिस लोन। ठीक है, ये असेट आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है वो ध्यान से समझना। मैंने मेलोनी को जब लिया था तब रेट थी 70, कितनी रेट थी? तो मैंने 70 से डेबिट किया है और वापस रेट भी 70 से ही हुआ है, तो क्या हुआ, 1000 में से $700 चला गया, कितना डॉलर बच गया? 300। तो मिस मेलोनी का $300 बच गया बेटा, और रेट थी 70, तो उसके हिसाब से ये 21,000 रुपए दिखना चाहिए था। पर दिक्कत है कि अभी ईयर एंड हो रहा है, और ईयर एंड पे बैलेंस शीट बनती है, और बैलेंस शीट में जो असेट और लायबिलिटी होती है, उसमें जो मॉनेटरी आइटम होते हैं लाइक डेटर्स, क्रेडिटर्स या लोन्स, इनको अपन को ईयर एंड पे दिखाना चाहिए। अब मुझे बताओ, ईयर एंड पे डॉलर तो 300 है, बट रेट क्या 70 है कि बेटा बढ़ के 95 हो चुकी है? तो मुझे इतना दिखाना चाहिए, इतना दिखाना चाहिए था, इतना। 300 इंटू 95 करो, कितना होता है? 28,500। तो मुझे बताओ, क्या सच में मेलोनी मुझे 21,000 रुपए पे करने वाली है, कि आज की डेट के हिसाब से 28,500 पे करने वाली है? 28,500, बट दिख रहा है 21,000 है, तो मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा इसका? 7,500, इतना वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, फायदा हो गया, नुकसान हुआ? फायदा, असेट बढ़ रही है, फायदा हो गया, तो इसको अपने बुक करना पड़ेगा। अब कैसे बुक करेंगे वो समझो। अब मुझे अपने मेलोनी का अकाउंट बनाने का है, मेलोनी मेरे बुक्स में डेबिट थी, असेट थी, तो अभी इनको इंक्रीज करने का है, तो डेबिट को और डेबिट करना पड़ेगा जिससे इंक्रीज होती है। तो एंट्री होगी मिस मेलोनी अकाउंट डेबिट, मिस मेलोनी अकाउंट डेबिट टू गेन हो गया, तो ये गेन जाएगा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस में। चलो
अब आप मुझे सोचिए, बताओ क्या मुझे सब डॉलर पे करना है कि जितना बैलेंस बाकी डॉलर उस पे करना है? बैलेंस। तो 1000 में से 700 चला गया, 300 डॉलर बचा है। 300 इंटू, ऑलरेडी मेरी बुक्स में 70 पे तो दिख ही रहा है, मुझे सिर्फ 95 पे लेकर आना है, बराबर ना? तो डिफरेंस हो गया 25 रुपया पर डॉलर। नहीं, कितना था? हाँ बराबर ना, 90। हाँ करो, कितना हो गया? कितना? 7500। तो 7500 पे अपना ये होगा बुक, बराबर है। अब आपको वही पीएनएल में ट्रांसफर कर लेना है 31 मार्च 2023 को। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो 14,000 का पहले गेन था और 7,500 का अभी हो गया। तो टोटल गेन कितना हो गया? देखो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर लेंगे तो ये क्रेडिट का डेबिट कर लेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, कितना हुआ टोटल गेन? ऐड कर लो दोनों को, 14,000 और 7,500, 21,500। ठीक है। अभी तुमको कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे मिस मेलोनी का अकाउंट बना रहा हूँ। देखो मिस मेलोनी का लेजर देख रहे हैं। पहली एंट्री हुई थी मिस मेलोनी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे देखो 1 मई 2026 को टू बैंक कितना आएगा? 70,000। ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे आप मेलोनी में बाय बैंक लिखोगे, बराबर ना? लेजर पोस्टिंग आती है ना सबको। हाँ, तो 1 जुलाई को बाय बैंक, बाय बैंक में आप देखोगे मिस मेलोनी कितना लिखोगे? 49,000। कितना लिखोगे? 40, क्योंकि मिस मेलोनी का अकाउंट बन रहा है इसके लिए 49,000। फिर वापस यहाँ पे आया मिस मेलोनी टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। तो यहाँ पे आएगा 31 मार्च को टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, बराबर है, शॉर्ट में लिख दिया। कितना आएगा बेटा? 7,500। अब लास्ट में बताओ कितना बैलेंस बच गया, निकालो। 31 मार्च 2026 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 28,500। अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, कितना डॉलर का पेमेंट बचा था? 300 डॉलर। 300 डॉलर इंटू लास्ट की ईयर 95 आज की, तो कितना पे करना? आज पे करना तो कितना पे करना पड़ेगा? 20,500। उधर कितना आया बेटा? 28,500। बोलो समझ में आया तुमको? अरे ये सुनो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन दिया, फिर उस सबको पेमेंट किया। तो जिस रेट से गया था उसी रेट से वापस भी डेबिट भी हुआ है। ये देखो क्रेडिट भी हुआ है, डेबिट होता उसी रेट हुआ है, और जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट हो गया वो गेन में आ गया। क्या समझ में आया? अब ईयर एंड में क्या हो गया कि ईयर एंड में जो रेट है हमको 70 नहीं रखना है, अभी 70 चल रहा था। अब समझो, आपने 70 से डेबिट किया, बराबर है, क्रेडिट भी 70 से किया, तो अभी भी 70 रेट चल रहा है, बट ईयर एंड में आपको रेट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट बन रही है। तो अब 70 के बदले कितना आएगा? 95। तो 70 से 95 25 रुपए से बढ़ा दिया हमने, तो बैलेंस शीट में भी कितने दिखाएगा? 95%। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? तो अब जब बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें मिस मैलो में कितना दिखेगा? 28,500। 28,500, 300 डॉलर रेट देख लो। 28,500, 300 डॉलर, क्या रेट आ गई? 95। बोलो समझा? तो मतलब इसका मतलब अपने को ईयर एंड में इनको रीवैल्यू करना पड़ेगा, एक तरह से क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यू। अच्छा, रीवैल्यू क्या पूरे का करने का? जितना बैलेंस बचा होगा उसका करना है, बैलेंस बचा होगा। तो बैलेंस देखिए कितना बचा है? 300 डॉलर। रीवैल्यू मतलब पुराने रेट से नया रेट। पुराना रेट कौन सा होगा? जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया वो वाला। नया रेट कौन सा होगा? ईयर एंड का रेट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस अपन ने डाल दिया। तो 95 माइनस 70 कितना हो गया? 25 इंटू 300, उसके साथ आ गया 7,500। बस उसका गेन का नॉर्मल गेन हो रहा है, तो गेन की एंट्री पास कर दी। बराबर। गेन कैसे हुआ पता चला? तो देखो पेमेंट आ रहा है, पहले 70 के हिसाब से आ रहा था, अब 95 के हिसाब से आ रहा है, तो गेन हो गया ना। ठीक है, चलो कॉपी करो फटाफट। एग्जाम्पल 4। तो अपने जाने का ईयर एंड पे इसको देखने का है, बराबर है, कि कितना हो रहा है। चलो एक क्वेश्चन तुम करो। कितने एग्जाम्पल हो गए अभी तक? 4 ना। डबल नंबर 5।
ठीक है, थोड़ा रेट मैंने ऊपर नीचे लिखा है, ध्यान से समझ के पढ़ना। वापस देखो इधर, सबसे पहले आप मोदी हो, आपने परचेज किया है, तो पहली एंट्री तुमको पता है 1 जुलाई 26 को क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ट्रम्प अकाउंट, बराबर ना? आई गेस ये तो सबने सही की होगी। $1000 इंटू इनिशियल रिकग्निशन जिस रेट पे है, तो रेट ये वाली है 1 जुलाई की 60, तो ये आ गया 60,000। चलो डन। उसके बाद में अब डेट आ रही है कौन सी, जब उसने पेमेंट किया 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर 2026 पेमेंट की एंट्री तुमको पता है, मिस्टर ट्रम्प अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होती है। अब सुनना, कितना डॉलर आपने पे किया है, क्या पूरा? नहीं, हमने पे किया $600। अच्छा, अभी तो ये रेंट होना, बाकी तो डेट वही होगी जो आपने लिखी थी, कितनी 60, तो इसके साथ कितना गया 36,000, बट बैंक में कितना होगा $600 इंटू जो रेट है, क्या रेट थी आज की 90, कितना गया 54, तो लॉस हो गया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट, बराबर है $600 इंटू 90 और 60 का डिफरेंस 30, कितना हो गया 18,000। क्या था इसमें? अब आता है ईयर एंड, ईयर एंड बेटा होगा 31 मार्च 2027 को। अब आपको पहले ये देखना कि ट्रम्प की वैल्यू इंक्रीज करनी की डिक्रीज करनी है, तो आप देखो, जैसे आपने इनिशियली 60 पे बुक किया था, आज डेट 75 हो गई है, तो इंक्रीज हो रहा है। अब लायबिलिटी है, ट्रम्प क्रेडिट था देखो स्टार्टिंग में, तो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी क्रेडिट करना पड़ेगा, तो 2 ट्रम्प आएगा। अरे क्या बोला, समझ में आया? ट्रम्प लायबिलिटी थी ना, लायबिलिटी बढ़ी, अच्छा चलो मारो गोली लायबिलिटी को। अब ऐसे समझिए कि हमको यहाँ पे पेमेंट करना है, पेमेंट करना है, तो रेट जब आपने स्टार्टिंग रेट थी वो थी 60, अब हो गई 75, तो पेमेंट कम होगी ज्यादा होगा, ज्यादा, तो गेन होगी लॉस हुआ, लॉस, तो डेबिट द लॉसेस, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट। क्या बोला, समझ में आया? तो 600 इंटू 600 नहीं, 400, $400 बैलेंस बचा वो, इंटू 75 माइनस 60, बराबर ना? करो 6,000, 6,000 आ गया, बस क्या था इसके अंदर। अब नेट को पीएल में ट्रांसफर कर लो, तो 18,000 डेबिट और 6 भी डेबिट, दोनों डेबिट डेबिट है, डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, तो 18 प्लस 6 कितना हो गया 24। अब ये डेबिट में है तो ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो एंट्री होती है पी&एल अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, ठीक है, 18,000 प्लस 6,000, 24। बोलो समझा? इसको डाउट है इसके अंदर तो आप क्लियर? कैसे? नहीं, वो साथ में ही सेम ट्रांसफर सेम डे पे हुआ ना, अलग क्यों करना है? तूने मुझे अभी 10 रुपए दिए, फिर 5 रुपए और दिए, तो मैं ऐसे 10 और 5 अलग लिखूंगा कि 15 लिखूंगा, ठीक है? बोलो समझ में आया तुमको? सही कर लो, किसी का सही नहीं हुआ है तो।
ओके, आज के लिए